अब आगे देखिए ध्यान से, एक संबंध देखो, उसमें कुल लागत यानी टीसी और सीमांत लागत यानी एमसी के बीच में संबंध क्या होता है, यानी टीसी और एमसी के बीच में संबंध क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से और फिर इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। ठीक है, चैप्टर ही क्लोज होगा एक तरीके से। देखो हमने कहा जब सीमांत लागत यानी एमसी, जब सीमांत लागत घटती है, जब सीमांत लागत घटती है, नीचे को गिर रही थी, उस टाइम पे कुल लागत जो है घटती दर से क्या होती है, बढ़ती है। यानी जब सीमांत लागत घटती है तब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। नंबर 2, जब सीमांत लागत न्यूनतम होती है यानी सबसे निचले स्तर पर आ जाती है, जब सीमांत लागत न्यूनतम होती है तब कुल लागत में वृद्धि की जो दर है वो घटनी बंद हो जाती है, यानी वृद्धि की दर जो है वो घटना बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, अगली लाइन में देख लो, अर्थात करके लिखा है मैंने। यानी जब एमसी स्थिर होती है यानी न्यूनतम होती है, स्थिर होती है, उस टाइम पे कुल लागत बढ़ेगी, मगर कैसे बढ़ेगी, एक समान दर से यानी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। जैसे अगर मैं एमसी बोलूं, मान लो 50 50 50 ही आ जाती है 3 बार, मान लो यहाँ पे मान लो 70 थी, फिर 50 50 50 ऐसे ऐसे हो गई है ना। तो अगर एमसी कहीं पे कांस्टेंट आ गई, एक जैसी आ गई है, ठीक है ना, एमसी आ गई है, एक जैसी आ गई है, तो उस टाइम पे भी आपका टीसी बढ़ेगा, मगर कौन से रेट से बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट, पहले 50 से बढ़ेगा, फिर 50 से बढ़ेगा, फिर 50, यानी कांस्टेंट रेट से, स्थिर दर से बढ़ेगा। तो एमसी घटेगा तो टीसी बढ़ेगा घटती दर से, यानी टीसी जो है घटती दर से बढ़ता है। एमसी जब न्यूनतम होगा तब भी टीसी बढ़ेगा, मगर किस रेट से, एक समान दर से बढ़ेगा। उसके बाद जब एमसी बढ़ेगी, अब एमसी बढ़ रही है तो भी टीसी बढ़ेगी, बट कौन सी दर से, बढ़ती दर से। इसका मतलब तीनों केस में टीसी बढ़ेगी बढ़ेगी। पहला केस, जब एमसी, प्लीज ध्यान से देखना, जब एमसी घटता है तब टीसी बढ़ता है घटती दर से। जब एमसी न्यूनतम होता है तब भी टीसी बढ़ेगा, मगर एक समान दर से, एक समान दर से। उसके बाद जब एमसी बढ़ने लग जाएगा फिर तो टीसी बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर भी बढ़ेगा। अब कौन सी दर से बढ़ेगा, बढ़ती दर से। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है चौथा, एमसी इजगल टू टीसी एन में से टीसी एन माइनस 1 घटाना, और टीसी इजगल टू क्या होता है, सिग्मा एमसी होता है। टीसी इजगल टू क्या होता है, सिग्मा एमसी होता है। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है बेटा, मैंने आपको बताया था, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो टीबीसी के साथ होता है बेटा, किसके साथ होता है, टीबीसी के साथ। बट संबंध के केस में आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो एएफसी कर्व होता है बेटा, एएफसी वक्र होता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है बेटा। किसकी तरह बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है। अगर आपको अपना एएफसी कर्व याद हो, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका कर्व है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, क्योंकि एएफसी जो है वो टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके निकलता है। एएफसी जो है टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके निकलता है। और टीएफसी आपको पता ही है वो स्थिर रहता है। टीएफसी हमेशा क्या रहेगा बेटा, स्थिर रहेगा, और बस क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि टीएफसी मान के चलो आपका थोड़ी देर के लिए 60 है, तो 60 को पहले क्यू यानी 1 से डिवाइड करोगे, फिर 60 को 2 से डिवाइड करोगे, 60 को 3 से डिवाइड करोगे, 60 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 60 को 5 से डिवाइड करोगे, ऐसे। तो इसके कारण जब देखो जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें तो 60 ही है, और जो डिनोमिनेटर है वो लगातार क्या बढ़ता चला जा रहा है क्वांटिटी। तो इसके कारण जो आपका जो आंसर आएगा हमेशा कम कम आता है बेटा, इसलिए वो एएफसी कर्व गिरता भी जाता है। मैंने बताया था ना, एएफसी कर्व इसलिए गिरता भी है वो। और एएफसी कर्व को रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।